हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आसिफ है। क्वांटम कोचिंग में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो पेपर में पूछा जाता है और वो ये होता है कि आपका जो ये रिप्रोडक्शन होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं जेनाइटल ऑर्गन्स। जी हाँ, जेनाइटल ऑर्गन्स की ओरिजिन कैसी होती है। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट कि ये सारे ऑर्गन्स जो होते हैं ये सब के सब मीजोडर्मल ऑरिजिन के होते हैं। जी हाँ, यानी कि जितने भी जेनाइटल ऑर्गन होते हैं ये मीजोडर्मल होते हैं। अगर आपको आइडिया है कि मीजोडर्म क्या होता है तो आप जानते हैं। अगर नहीं आइडिया तो हम बताते हैं कि मीजोडर्मल जो ओरिजिन होती है, बेसिकली जब एम्ब्रियो डेवलप होता है मदर के स्टमक में तो 3 लेयर बनते हैं। फर्स्ट लेयर इज एक्टोडर्म, जिससे कुछ ऑर्गन बॉडी के बनते हैं। सेकंड इज द मेसोडर्म, जिससे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स बनते हैं। एंड थर्ड इज द एंडोडर्म। तो जो आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन है या फिर जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं ये सब के सब मेसोडर्मल होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही कॉमन है, बट ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। और जानने वाली बात ये है कि ये जेनाइटल ऑर्गन्स की 3 कैटेगरी होती है। द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द जेनाइटल ऑर्गन is the primary genital organ। जी हाँ, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ जेनाइटल ऑर्गन इज द प्राइमरी जेनाइटल ऑर्गन। तो प्राइमरी जेनाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं, जो मेन जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं और ये गैमेट्स को बनाते हैं। जी हाँ, ये आपको आइडिया होना चाहिए। जो प्राइमरी जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं ये गैमेट को बनाते हैं। तो जैसा कि आपको आइडिया है कि ये ऑर्गन्स यानी कि प्राइमरी जेनाइटल ऑर्गन्स 2 होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं कि ये 2 होते हैं। एक होता है मेल में, और मेल वाले प्राइमरी जेनाइटल ऑर्गन को क्या बोलते हैं, जैसा कि आपको आइडिया है, दीज आर नोन एज द टेस्टिस। जबकि अगर हम लोग फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में ये काम करता है ओवरी। तो टेस्टिस एंड ओवरी जो होता है ये प्राइमरी जेनाइटल ऑर्गन्स होता है। और टेस्टिस में क्या बनता है, एज यू नो वेरी वेल कि टेस्टिस में जो होता है स्पर्म बनता है। टेस्टिस में स्पर्म बनता है और ओवरी में बनता है ओवम। तो ये आपको आइडिया है। एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्म बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जी हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस। और जबकि ओवम बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, oogenesis। इसके बारे में भी हमको डिटेल इसी चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं आपको ये बता रहे हैं कि प्राइमरी जेनाइटल ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी आता है कि प्राइमरी जेनाइटल ऑर्गन्स है क्या। तो आपको आइडिया है कि ओवरी एंड टेस्टिस एंड ओवरी, जो कि स्पर्म बनाता है, टेस्टिस एंड ओवरी क्या बनाता है, ओवम। ये सब क्या होते हैं, प्राइमरी जेनाइटल ऑर्गन। अब हम लोग जानते हैं सेकेंडरी जेनाइटल ऑर्गन्स। सेकेंडरी जेनाइटल ऑर्गन्स, तो ये होती है सेकेंड कैटेगरी जेनाइटल ऑर्गन्स की। बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये प्राइमरी जेनाइटल ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं ताकि उनके फंक्शन को और प्रॉपर्ली कर पाए। मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्म के डेवलपमेंट में और बाकी एक्टिविटीज में ये सारे ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं। सिंपल हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी जेनाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सपोर्ट करते हैं, एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। तो जैसा कि अगर आपको पता है कि ये भी 2 कैटेगरी होती है। अगर हम लोग मेल में बात करते हैं तो मेल में जो सेकेंडरी जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं नंबर फर्स्ट, जैसा कि आपको पता है कि नंबर सेकंड सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड इसके अलावा पेनिस। दीज आर द स्ट्रक्चर। ये सब स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मेल के अंदर होते हैं। और इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी जेनाइटल ऑर्गन्स बोलते हैं। ये मेल के पास होते हैं। इसके सिमिलरली इसी तरीके से फीमेल्स में भी कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो कि सेकेंडरी जेनाइटल ऑर्गन का काम करते हैं। जैसे अगर फीमेल की बात करते हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि फैलोपियन ट्यूब, इसके अलावा यू नो वेरी वेल कि सेकंड इज मेमरी ग्लैंड, इसके अलावा वजाइना, इसके अलावा यूटरस। ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फीमेल में सेकेंडरी जेनाइटल ऑर्गन का काम करते हैं। मतलब
ये सब जो होते हैं ये प्राइमरी जो ऑर्गन होते हैं इनका सपोर्ट करते हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए। इनका मेन काम स्पर्म का बनाना, ओवरी का मेन काम ओवम को बनाना, मतलब गैमेट का बनाना, और ये सब जब बन जाते हैं तो इनको हेल्प करने के लिए ये सारे ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम लोग सेकेंडरी जेनाइटल ऑर्गन्स कहते हैं। अब इसी कैटेगरी में अब थर्ड क्या होना चाहिए? जी हाँ, आपका जो आइडिया है बिल्कुल सही है। थर्ड क्या होना चाहिए? दीज आर द टर्शियरी जेनाइटल ऑर्गन। जी हाँ, टर्शियरी जेनाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। इसमें जो आता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं। तो आपको आइडिया है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं मेल में, जैसा कि आपको पता है मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? वॉइस जो होती है लाउड होती है, मुस्टैचेस, बियर्ड्स मतलब दाढ़ी और मोच जो होती है। इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं मेल के पास में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का काम करते हैं, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं टर्शियरी जेनाइटल ऑर्गन्स कहलाते हैं। जी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद कर सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो टर्शियरी जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं। जबकि सिमिलरली अगर हम लोग फीमेल की बात करते हैं तो इन द केस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स विल बी, जी हाँ, वॉइस की जो सॉफ्टनेस होती है, बॉडी स्ट्रक्चर होती है, हेयर्स ऑन द बॉडी, इसके अलावा ब्रॉडनेस, शोल्डर्स का सॉफ्ट होना, इसके अलावा स्किन के सॉफ्ट होना, दीज आर द स्ट्रक्चर्स जो कि फीमेल्स में पाए जाते हैं, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं जेनाइटल ऑर्गन्स को, प्राइमरी जेनाइटल ऑर्गन्स, सेकेंडरी जेनाइटल ऑर्गन्स एंड टर्शियरी जेनाइटल ऑर्गन्स। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो प्राइमरी जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं जिनमें टेस्टिस जो कि मेल में पाया जाता है और ओवरी जो कि फीमेल में पाया जाता है, ये इनका जो मेन काम होता है गैमेट बनाना। जी हाँ, आपको मालूम है कि इनका काम होता है गैमेट बनाना, और गैमेट बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में पढ़ने जा रहे हैं कि गैमेटोजेनेसिस क्या होती है और ये कैसे परफॉर्म होती है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट द गैमेटोजेनेसिस। सो जैसा कि आपको आइडिया है कि गैमेटोजेनेसिस जो होती है गैमेट के बनने का प्रोसेस है। जी हाँ, गैमेट के बनने का प्रोसेस इज नोन एज द गैमेटोजेनेसिस। तो अगर हम लोग जानते हैं कि ह्यूमंस के अंदर दो तरह के गैमेट्स बनते हैं, अगर मेल की बात करते हैं तो स्पर्म बनता है, और अगर फीमेल की बात करते हैं तो ओवम बनता है। तो स्पर्म के बनने को क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस, जबकि ओवम के बनने के प्रोसेस क्या बोलते हैं? oogenesis। जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है ये पॉइंट, और इसी पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis क्या होता है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अबाउट द गैमेटोजेनेसिस। जी हाँ, तो अगर गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं तो अभी दो कैटेगरी बन जाती है, जैसा आपको आइडिया है। नंबर फर्स्ट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी हमको बताने की भी जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा आपको फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। जबकि सेकंड कैटेगरी इज व्हाट? oogenesis। oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम। यस, देखिए अभी ये तो बहुत ही सिंपल से पॉइंट है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज नोन एज द oogenesis। लेकिन अभी पॉइंट जो यहां पे निकल के आता है कि oogenesis बेसिकली कहां पे होता है, तो ये ऐसे फीमेल्स में होता है जो कि वीवी पेरस होती हैं। एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऐसी फीमेल्स जो वीवी पेरस होती है, शायद आपको आइडिया है कि वीवी पेरस क्या होता है। वीवी पेरस ऐसी फीमेल्स होती हैं जो वेल डेवलप्ड बेबी को बॉर्न करती हैं, उनको वीवी पेरस कहते हैं। तो जितनी भी फीमेल्स जो होती है वीवी पेरस होती है, उनके अंदर oogenesis की प्रोसेस पाई जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आ रहा है कि oogenesis क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, और किसमें होता है? ऐसे फीमेल्स में होता है जो कि वीवी पेरस होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट कि ये इनके अंदर जो फीटस होता है,
फीटस मतलब कि जो डेवलपिंग बेबी होता है ये थ्रू आउट द टाइम रहता है, मीन्स इनका बेबी जो होता है यूट्रस के अंदर डेवलप होता है, उसके बाद में बेबी बॉर्न होता है। तो ऐसे जितनी भी फीमेल्स होती है उनके अंदर oogenesis की प्रोसेस पाई जाती है। ये छोटा सा पॉइंट लग रहा है बट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि विविपेरस फीमेल्स में ये पाया जाता है। अब इसी कैटेगरी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए स्टडी करेंगे कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसका प्रोसेस कैसे होता है और स्टेप बाय स्टेप इसकी स्टडी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जैसा कि आपको पता है और हम सबको आइडिया है कि स्पर्म कहां पे बनता है। जी हाँ, स्पर्म बनता है टेस्टिस में, और टेस्टिस में ये स्टार्ट होता है सबसे पहले स्पर्म मदर सेल से स्टार्ट होता है। स्पर्म मदर सेल से स्टार्ट होता है एंड दीज सेल्स आर द स्टेम सेल्स, और इसी को बोलते हैं स्पर्म मदर सेल। जी हाँ, स्पर्म मदर सेल्स से स्टार्ट होता है। दीज आर आल्सो नोन एज द स्टेम सेल्स। एंड स्टेम सेल्स जो होती हैं, क्वेश्चन ये आता है कि हैप्लॉइड होती हैं कि डिप्लॉइड होती है। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट कि स्पर्म मदर सेल्स जो होती है ये 2n होती हैं। जी हाँ, 2n मींस हो गया डिप्लॉइड होती है। और अगर ह्यूमंस की बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा 46। तो अभी हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। दिस इज द स्पर्म मदर सेल जो कि डिप्लॉइड होती है, जिसके पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। नाउ इट विल अंडरगो द माइटोटिक डिवीजन। दीज आर द 2 सेल्स। अभी ये 2 सेल्स बन गए। नाउ अब ये जो हो गया फिर से डिवाइड हो गया, और डिवाइड होने के बाद में फिर से ये 2 नई सेल्स बन गए। इस तरीके से ये डिवीजन लगातार चलता रहता है। और ये डिवीजन जो होता है दिस इज नोन एज द सिंपल माइटोटिक डिवीजन। जी हाँ, ये सिंपल माइटोटिक डिवीजन होता है। इसका मतलब ये होता है कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पे होते हैं वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहां भी होते हैं। इसका मतलब ये जो सेल बनी है दिस सेल आल्सो विल बी 2n। जी हाँ, क्योंकि ये जो किससे हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन से ये प्रोसेस हो रहा है। तो जितना क्रोमोसोम यहां पे था उतना ही क्रोमोसोम यहां पे भी होता है, यानी कि 2n इज इक्वल टू द 46 क्रोमोसोम। अभी क्या होता है, यहां से यहां तक की स्टेज इज नोन एज द स्टेज फर्स्ट। इसको स्टेज फर्स्ट कहते हैं, और स्टेज फर्स्ट इज आल्सो नोन एज मल्टीप्लिकेशन फेज। जी हाँ, ये फेज कहलाती है मल्टीप्लिकेशन फेज। जैसा कि आइडिया है, यहां पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती हैं। जी हाँ, यहां पे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है कि क्योंकि यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसमें पहले कम सेल्स थी, अभी सेल्स ज्यादा हो जाती है। इन सारे सेल्स का नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया। अब देखिए क्वेश्चंस क्या बनेंगे। क्वेश्चंस क्या पुट होता है कि स्पर्मेटोगोनिया हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है। तो अभी आपको आइडिया है कि स्पर्मेटोगोनिया जो कि पहले माइटोटिक डिवीजन से बनता है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं पहले के बराबर ही, यानी कि 46 क्रोमोसोम, यानी कि ये डिप्लॉइड सेल होती है। दिस स्टेज इज नोन एज द मल्टीप्लिकेशन फेज। यहां तक की जो स्टेज होती है वो मल्टीप्लिकेशन स्टेज कहलाती है, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाती हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, सेकेंड स्टेज इज व्हाट, ये जितनी भी स्पर्मेटोगोनिया होती है ये सब की सब इनलार्ज होती हैं, बड़ी हो जाती है। और बड़े होने के बाद में इनका साइज भी क्या होता है, बड़ा हो जाता है। बिकॉज स्पर्मेटोगोनिया बहुत सारे नंबर्स में बनती है, तो एक स्पर्मेटोगोनिया को हम दिखाते हैं कि क्या चेंज होता है। ये देखिए स्पर्मेटोगोनिया है, अभी इसका साइज इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द सेकेंड स्टेज। ये हो गया स्टेज नंबर सेकेंड। यहां से यहां तक का पार्ट इसको बोलते हैं स्टेज नंबर सेकेंड। स्टेज नंबर सेकेंड का नाम क्या हो जाना चाहिए, जी हां, इसका नाम होगा ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज क्यों होता है, बिकॉज यहां पे साइज बड़ा होता है, सेल का साइज बड़ा होता है। पहले क्या था, ये स्पर्मेटोगोनिया था जो कि डिप्लॉइड है, अभी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाता है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। दिस इज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट।
यानी कि 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट। अभी ये बताइए ये कैसा होगा, ये डिप्लॉयड होगा कि हैप्लॉयड होगा? जी आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ साइज बड़ा होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई भी अंतर नहीं आता है। तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा, 2n हो जाएगा, यानी कि 46 क्रोमोसोम इसके पास होते हैं। अभी तक कोई भी मियोटिक डिवीजन नहीं हुआ है, यानी कि मियोसिस नहीं हुआ है, इस वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट बने रहते हैं। अभी देखिए यहां पे इसके बाद में क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब जाता है थर्ड स्टेज में, तीसरा पार्ट आता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, जिसमें अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं पहले के कंपेयर में आधे हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो अभी ये होता है फर्स्ट मैच्यूरेशन फेज। अभी क्या आता है, फर्स्ट मैच्यूरेशन फेज आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट मैच्यूरेशन फेज आता है, और या इसी को बोलते हैं फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन, यानी कि फर्स्ट मियोसिस। अगर अभी आपको क्वेश्चन ये आ जाए पेपर में आपके कि फर्स्ट मियोसिस कब होता है, या फिर कौन सी सेल फर्स्ट मियोसिस को रिप्रेजेंट करती है, तो जी हाँ, फर्स्ट मियोसिस को रिप्रेजेंट कौन सी सेल कर रही है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कर रही होती है। और जब ये काम होता है तो इस दौरान दो सेल्स बनती है, नाउ वन सेल एंड सेकेंड सेल, ये दो सेल बन गई। अभी आप बताइए कि मियोसिस हो गया है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होना चाहिए, पहले से हाफ हो जाना चाहिए, यानी कि इसके पास में क्या हो जाएगा, नंबर हाफ एन हो जाएंगे। एन मतलब कि ये हैप्लॉइड होगा, और हैप्लॉइड मतलब कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। और अभी ये जो सेल बनी है, इस सेल को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जी हाँ, अभी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो गई का डेवलपमेंट हो गया। अब इसके आगे का प्रोसेस हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको क्लियर दिख सके। तो एक बार फिर से मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ये आपको समझ में आ गया। इसके आगे का प्रोसेस यहां से स्टार्ट होता है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होती है वो कैसे उसके अंदर डिवीजन होता है। दीज आर द सेल, ये हो गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि कैसी होती है, एन होती है, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स होता है। और यहां के आगे का प्रोसेस यहां पे हम समझ पाते हैं। नाउ इट विल अगेन अंडरगो द मियोसिस, इसको बोलते हैं हम लोग मैच्यूरेशन फेज। यहां से आफ्टर द ग्रोथ फेज नेक्स्ट स्टेज इज व्हाट, स्टेज नंबर थर्ड, जिसका नाम होता है मैच्यूरेशन फेज। मैच्यूरेशन फेज के दो पार्ट हो गए, फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, प्राइमरी फर्स्ट मैच्यूरेशन पीरियड, एंड इसके बाद में यहां पे जो आप देख रहे हैं, दिस इज द सेकंड मैच्यूरेशन फेज। दिस इज द फर्स्ट मैच्यूरेशन, यानी कि फर्स्ट मियोसिस जो आपने पढ़ा था, और ये हो गया आपका फर्स्ट मैच्यूरेशन। नाउ इसके बाद में दिस इज द सेकेंड मैच्यूरेशन, यानी कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी है ये कन्वर्ट हो जाती है सेल में, जिसका नाम होता है स्पर्मेटिड। दिस सेल इज नोन एज द स्पर्मेटिड। और ये भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। जी हाँ, आपको यही याद रखना है कि कौन से सेल हैप्लॉइड है और कौन से सेल डिप्लॉइड है, क्वेश्चंस यही से अटेम्प्ट होते हैं। तो एन और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, 23 हो जाता है। तो ये हो गया आपका सेकेंड मैच्यूरेशन। आप पॉइंट को समझ पा रहे हैं कि ये स्टेजेस है। नंबर फर्स्ट स्टेज नोन एज द मल्टीप्लिकेशन स्टेज, जिसमें नंबर ऑफ सेल्स जो होती है बढ़ती जाती हैं, जिसमें माइटोसिस होता है। इसके बाद में सेकंड स्टेज आता है जिसको हम लोग ग्रोथ फेज कहते हैं। ग्रोथ फेज में साइज जो होता है सेल का बड़ा हो जाता है, और साइज बड़ा होने के बाद में ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाती है। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मैच्यूरेशन यानी कि थर्ड फेज में जाती है, और मैच्यूरेशन के बाद में फर्स्ट मैच्यूरेशन होता है, जिसके थ्रू में क्या बन जाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाती हैं, जो कि यहां पे है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होती हैं सेकंड मैच्यूरेशन में जाती हैं, जिसके बाद में स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। और ये स्पर्मेटिड्स जो होते हैं सेल्यूलर मेटामॉर्फोसिस करते हैं।
अभी आपको आइडिया हो गया कि सेलुलर मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। जी हाँ, इसके सेल्स के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आता है। अब देखिए चेंज क्या क्या आता है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप ये जान लो कि जो स्पर्मेटिड्स होते हैं जो कि कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23 होते हैं इसके पास में, अगर ह्यूमन की बात करते हैं। अब ये सेलुलर मेटामॉर्फोसिस के थ्रू में एक सेल में कन्वर्ट हो जाता है ऐसा, जिसके पास में एक हेड होता है और एक टेल होती है। ऐसे जितने भी आपकी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स यानी कि स्पर्मेटिड्स होती हैं, ये सब की सब स्पर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और ये स्पर्म जो होता है फाइनल प्रोड्यूस हो जाता है इस तरीके से। तो अगर आपको याद करना है तो स्पर्मेटोजेनेसिस से कितने पार्ट हो गए, नंबर फर्स्ट स्टेज इज व्हाट, मल्टीप्लिकेशन फेज, ओके। सेकंड, अच्छा मल्टीप्लिकेशन स्टेज के बाद में क्या बनता है, ये बनता है आपका स्पर्मेटोगोनिया बनता है, और उसके बाद में फिर क्या होता है, ग्रोथ फेज होता है, जिसमें साइज जो होता है सेल का बड़ा हो जाता है, जिससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाती है, और इस वाले पीरियड का नाम होता है ग्रोथ फेज, क्योंकि इसमें साइज क्या होता है, बड़ा होता है। अब इसके बाद में ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहां पे जाती है, मैचुरेशन फेज में जाती है, और फर्स्ट मियोसिस यानी कि फर्स्ट मैचुरेशन होता है, जिसके बाद में क्या बन जाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है जो कि हैप्लॉइड होती है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होती है वापस से सेकेंड मैचुरेशन में जाती है, यानी कि एक बार फिर से डिवाइड होती है, और क्या बन जाता है, स्पर्मेटिड्स बन जाता है, और स्पर्मेटिड्स किस में कन्वर्ट होते हैं, फाइनली स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कौन से प्रोसेस से कन्वर्ट होते हैं ये भी आपको याद रखना है। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, सेलुलर मेटामॉर्फोसिस। अब क्या क्या चेंजेस होते हैं इसके अंदर वो सब हम लोग तो स्टडी करेंगे। फाइनली यहां पे स्पर्म बन जाता है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम लोग को ये भी डिस्कस करना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन कौन से सेल्स हैप्लॉइड हैं और कौन कौन से सेल्स डिप्लॉइड हैं। तो ये आप शायद बता भी सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है कि स्पर्म मदर सेल, जिसको हम लोग स्टेम सेल भी कहते हैं, या फिर जो फर्स्ट सेल होती है ये कैसे होती है, डिप्लॉइड होती है, और इसके बाद में फिर बनता है क्या, स्पर्मेटोगोनिया, ये भी डिप्लॉइड होता है। फिर इसके बाद में बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये भी डिप्लॉइड होती है। इसके बाद में बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि हैप्लॉइड होती है। जी हाँ, यहां से हैप्लॉइड स्टार्ट हो रहा है। अब ये हैप्लॉइड है, इसके बाद में फिर बनता है स्पर्मेटिड जो कि हैप्लॉइड होता है, और फाइनली क्या बनता है, स्पर्म जो कि हैप्लॉइड होता है, जैसा कि आपको आइडिया है। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।